प्रिय मित्रों, आज हम सभी विश्व संवाद केंद्र भारत की ओर से पूर्वोत्तर भारत पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत वहाँ यथार्थ क्या है और भ्रम क्या है, यानी पूर्वोत्तर भारत के बारे में हम जो जानते हैं वो यथार्थ के कितना नज़दीक है, या फिर जो पूर्वोत्तर भारत के बारे में पढ़ाया लिखाया जाता है वो सत्य वही है जो सत्य उससे अलग है। पूर्वोत्तर भारत की चर्चा करने के पहले पूर्वोत्तर भारत में कौन से प्रांत आते हैं, कौन से प्रोविंस आते हैं। 8 जो पहले 7 थे इसलिए उनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता था, लेकिन अब 8 हैं। तो एक तो असम है ही, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा सिक्किम है, चौथा मिजोरम है, पांचवा मेघालय है, छठा त्रिपुरा है, सातवां मणिपुर है और आठवां, क्योंकि ये कुल जो 8 हैं, पहले 7 सिस्टर थी, अब 8वां भाई इनके साथ मिल गया है, 8वां नागालैंड है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और नागालैंड, मिजोरम जिसको लुशाई हिल्स भी कहते हैं, और मणिपुर जी, कुल मिलाकर जो 8 प्रांत हैं कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट कहलाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट से जुड़ा हुआ है। पूरा जैसे हमारा उत्तरी सीमा है तो उसका आधा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट है और आधा हिस्सा नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में कौन से प्रांत आएंगे? नॉर्थ वेस्ट में पंजाब आता है और ये जम्मू कश्मीर आता है। उत्तराखंड भी नॉर्थ वेस्ट में ही आता है, नेपाल मध्य में आ जाता है। नॉर्थ वेस्ट को पुराने ग्रंथों में सप्त सिंधु भी कहा जाता था। और इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट को पुरानी किताबों में किरात प्रदेश भी कहा जाता है। वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनमें से अधिकांश लोग किरात कहलाते थे। और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में हिमालय में नेपाल आता है, तो मध्य हिमालय उसको कहा जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट के बारे में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोग नॉर्थ वेस्ट के बारे में तो जानते ही हैं, वो उसका एक प्रकार से साथ ही जुड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर दो प्रकार के भ्रम कह लीजिए, चाहे दो प्रकार का जो चर्चा चलती रहती है। एक तो ये कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेन लैंड से, जब बाकी रेस्ट ऑफ जो प्रोविंसेस हैं, जो बाकी प्रांत हैं, वो मेन लैंड है, और नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेन लैंड से जुड़ा हुआ है। और नॉर्थ वेस्ट को लेकर इस प्रकार का नहीं कहा जाता, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का बहुत सा हिस्सा तो अब भारत से अलग ही हो गया है। पाकिस्तान के जो ये 6-7 प्रांत हैं, जो 5 प्रांत हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जिसको आप अपने पख्तूनस्तान या खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। सिंध है और पंजाब है, जो उसको आप वेस्ट पंजाब भी कह सकते हो, पश्चिमी पंजाब है। कुल मिलाकर ये जो 3-4 पाकिस्तान के और बाकी जो हिंदुस्तान का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, ये नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट के बारे में जानकारियाँ काफ़ी मिलती रहती हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को लेकर भ्रम ज़्यादा फैला है और जानकारियाँ कम मिलती हैं, या ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट थोड़ा आइसोलेटेड है। तो मैं 2-3 बातें इसके बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा। नॉर्थ ईस्ट को अभी जानने के लिए हमें जो पढ़ाया लिखाया जाता है, जो चर्चा होती है, उसको जानने के हमारे मूलाधार क्या हैं, किन ऐसे कौन से स्रोत हैं जिससे हम नॉर्थ ईस्ट को जानते हैं। सबसे बड़ा स्रोत तो यही होता है कि लोग आते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ के बिहेवियर का पता चलता है, लोगों के बारे में पता चलता है। और एक प्रकार से मिलने जुलने से, एक आसन पर बैठने से, गपशप करने से, संवाद रचना जब होती है तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बहुत अंतर कम दिखाई देता है। समस्याएं एक जैसी हैं, लोगों का मनोविज्ञान एक जैसा है। उसका कारण शायद ये भी हो कि पहाड़ी क्षेत्रों का मनोविज्ञान मोटे तौर पर एक जैसा ही होता है। लेकिन आजकल जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में किताबों में जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर हम आगे नैरेटिव बढ़ाते हैं, उनके सोर्स क्या है?
प्रिय मित्रों, नॉर्थ ईस्ट के बारे में जितनी किताबें लिखी गई हैं वो मोटे तौर पर ब्रिटिश जो रूलर थे उनकी लिखी हुई है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पर कभी भी ना तो सल्तनत पीरियड में और ना मुगल पीरियड में ना कभी अरबों का कब्जा रहा, ना तुर्कों का रहा, ना मुगलों का रहा, मंगोलों का रहा। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट ऐसा एक क्षेत्र है जो कभी भी सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड में गुलाम नहीं रहा। तो वहाँ के लोग ही शासक थे, स्वतंत्र था। और हिंदुस्तान में ऐसा शायद नॉर्थ ईस्ट पहला क्षेत्र है जिसने मुगल सत्ता को पराजित किया। देखिए, बाकी हिंदुस्तान के मोटे मोटे सभी हिस्सों पर सल्तनत पीरियड में इनका जो गुलाम वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था, ये जितने वंश थे इनका कब्जा, खिलजी वंश था, इनका कब्जा हिंदुस्तान के लगभग अधिकांश हिस्से पर हो गया था। नॉर्थ वेस्ट पर तो लगभग टोटल हो ही गया था, सुल्तान पीरियड में भी और मुगल काल में भी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट पूरे हिंदुस्तान का ऐसा हिस्सा था जिस पर विदेशी सैयदों, अरबों, तुर्कों, मुगलों का कब्जा कभी नहीं हुआ। और रादर ये कहना चाहिए कि ये पहला प्रदेश था हिंदुस्तान का जिसने औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। ऐसा नहीं कि औरंगजेब की सेना को बाकी हिस्सों में भी पराजित हुआ, लेकिन औरंगजेब की सेना ने जब मुगल पीरियड में बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था, स्थानीय राजा लड़ते थे, कभी हारते थे, कभी जीतते थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पर कभी मुगलों का कब्जा हुआ ही नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की कब्जा करने की, और लास्ट जो कोशिश हुई वो औरंगजेब की ओर से हुई। औरंगजेब की सेना असम पर कब्जा करने के लिए वहां गई और 2.5 तक असम की घेराबंदी कर रखी उन्होंने, गुवाहाटी की घेराबंदी। गुवाहाटी को लगभग 2-2.5 साल घेरे रहा, और औरंगजेब नए नए लोग भी भेजता रहा। एक पर विश्वास नहीं है कि भाई ये तो लड़ नहीं रहा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, कभी फिर पहले को भेजा। 2.5 साल तक असम के लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने औरंगजेब की सेना का मुकाबला किया। और मैं समझता हूँ ऑल क्रेडिट गोज टू नॉर्थ ईस्ट पीपल कि अंत में उन्होंने औरंगजेब की सेना को सराय घाट में ब्रह्मपुत्र नदी की लहरों पर पराजित कर दिया। ये यदि मुगलों का इतिहास लिखा जाए, निष्पक्ष इतिहास लिखा जाए, तो ये ऐसी करारी हार थी जो मुगलों को, औरंगजेब को नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने दी। और उसके कारण मैं समझता हूँ आज नॉर्थ ईस्ट जो सारा है वो कन्वर्ट होने से बचा रहा। यदि उस वक्त नॉर्थ ईस्ट में औरंगजेब जीत जाता तो शायद फिर नॉर्थ ईस्ट से पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक इसका प्रसार होता, और आज सारा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया कन्वर्ट हो चुका होता। नॉर्थ ईस्ट को जानने के लिए ये जो हिस्ट्री का चैप्टर है, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी नॉर्थ इंडिया में तो खास करके है ही नहीं, और साउथ इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं है, और हिस्ट्री में कहीं बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता। लेकिन ये ऐसा ग्लोरियस चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने औरंगजेब की सेना को लचित बड़फुकन के नेतृत्व में, वो सेनापति थे, जिस सेनापति ने औरंगजेब की सेना का मुकाबला किया उसका नाम लचित बड़फुकन था। जो गुवाहाटी के मित्र हैं वो जानते हैं, जालकवाड़ी से आगे जब आप गुवाहाटी साइड को जाओ तो उनका बहुत बड़ा आदम का बुत लगा हुआ है इसका, अपने लचित बड़फुकन का। और सराय घाट, जहाँ ब्रह्मपुत्र की लहरों पर सराय घाट में औरंगजेब की सेना को पराजित किया गया था, वहाँ भी बहुत बड़ा आदम का बुत लगा हुआ लचित बड़फुकन का। तो ये जो ग्लोरियस चैप्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, इसको ध्यान में रखकर हम नॉर्थ ईस्ट की आगे चर्चा कर सकते हैं। तो मैंने ये इसलिए नॉर्थ ईस्ट का ग्लोरियस चैप्टर कहा क्योंकि हमारे विषय जो है वो है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो यथार्थ क्या है और भ्रम क्या है। यथार्थ तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने मुगल सेना को परास्त ही नहीं किया, उनके प्रवाह को, जब एक प्रकार से औरंगजेब के बाद मुगल सेना का वैसे भी अस्त ही मुगल शासन का पतन होना शुरू हो गया था, लेकिन उस पतन की शुरुआत जो हुई वो एक प्रकार से आप कहना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के लचित बड़फुकन के सराय घाट की उस लड़ाई से हुई जिसमें औरंगजेब की सेना पराजित हुई और असम की सेना जीती। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये हिंदुस्तान के ऐसे हिस्से हैं जिन पर अंग्रेजों का कब्जा, या अंग्रेजों का कहिए या ईस्ट इंडिया का कहिए, क्योंकि
हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट का या इंग्लैंड गवर्नमेंट का डायरेक्ट जो शासन था वो तो 1857 के बाद आया। 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज बाकी हिंदुस्तान के लगभग हर हिस्से पर उनका कब्जा हो गया था। और ये ठीक है कि कुछ बड़े राजा जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी चेंज हुई और उन्होंने कहा कि रियासतों को छेड़ना नहीं है, उनके साथ समझौता करके वहाँ अपना रेजिडेंट अपॉइंट करना है, इसलिए वो रियासतें बची रही। लेकिन बाकी बड़े हिस्से पर हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर ईस्ट इंडिया का कब्जा हो गया था। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये दोनों हिस्से ऐसे थे जो ईस्ट इंडिया के कब्जे में सबसे लास्ट में आए। नॉर्थ ईस्ट तो आप समझिए 1824 से लेकर 1846 तक 50 के आसपास इन वर्षों में नॉर्थ ईस्ट पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ। और नॉर्थ वेस्ट में तो महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद हुआ, 1846 के आसपास हुआ। तो मैं ये दोनों घटनाएं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों हिस्से लास्ट में ईस्ट इंडिया के कब्जे में आने वाले थे। तीसरी बात कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नॉर्थ ईस्ट के इन हिस्सों पर कब्जा किया तो क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने उसका मुकाबला नहीं किया? क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने उसको शिकस्त देना या जीतना हारना तो चलिए बाद की बात है, लेकिन क्या एक बिफिटिंग रिप्लाई जिसको कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरियस हिस्ट्री जो है, एंड इवन दैट इज ग्लोरियस चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री रादर, उसमें जितना मुकाबला ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने किया वो शायद उतना मुकाबला सब जगह हुआ होगा। लेकिन ये भी बहुत बहादुरी का एक प्रकार से चैप्टर है। मेघालय के ऊ तिरोत सिंह का जिक्र नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में ही होता है, बाकी जगह शायद कम होता है। लेकिन ऊ तिरोत सिंह ने अंत तक, जब तक उसके लोगों ने धोखा देकर उसको पकड़वा नहीं दिया, अंत तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों का मुकाबला करते रहे, उनको छिकाते रहे। और इतना आसानी से मतलब कब्जा नहीं उसने होने दिया अपने क्षेत्र में जितना उसका क्षेत्र था। तो ऊ तिरोत सिंह की जो संघर्ष गाथा है, जब हम अंग्रेजों से लड़ाई की संघर्ष गाथा लिखते हैं तो ऊ तिरोत सिंह का जिक्र महत्वपूर्ण जिक्र है। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी चर्चा मैं तो समझो नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत से लोगों को नहीं पता है। अरुणाचल प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को शायद ऊ तिरोत सिंह के बारे में बहुत कम पता है। तो इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी मणिपुर में हेपाऊ जादोनाग ने जो मुकाबला किया उसकी क्या तुलना कहीं और हो सकती है क्या? इसलिए मैं तो उसको मणिपुर का भगत सिंह कहता हूं, क्योंकि उसकी उम्र भी भगत सिंह के बराबर थी। नॉर्थ वेस्ट में जो करिश्मा भगत सिंह ने करके दिखाया वही नॉर्थ ईस्ट में करिश्मा हेपाऊ जादोनाग ने करके दिखाया। प्रिय मित्रों, 1931 में ही भगत सिंह को फांसी दी गई, 1931 में ही हेपाऊ जादोनाग को फांसी दी गई। और भगत सिंह की उम्र भी लगभग 23-24 साल की थी और हेपाऊ जादोनाग की उम्र भी लगभग 23-24 साल की थी। तो हेपाऊ जादोनाग ने ब्रिटिश जो इन्वेडर थे, जो वहाँ के कल्चर को खत्म करना चाहते थे, जो वहाँ के एक प्रकार से संस्कृति को खत्म करना चाहते थे, उनके खिलाफ उसने मोर्चा लिए, लोगों को संगठित किया और लोगों को उनके खिलाफ भड़काया। और रादर उसने एक गीत अपनी भाषा में लिखा, उसमें महात्मा गांधी को आह्वान किया कि आप हमारे साथ आओ, आपने इतना बड़ा काम किया है, हम भी आपकी प्रेरणा से इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये हमारे संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। हेपाऊ जादोनाग को तो शरेआम फांसी दी गई ब्रुक से लटका कर। तो नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री में हेपाऊ जादोनाग का जिक्र आता है, लेकिन मणिपुर से बाहर कितने लोग हेपाऊ जादोनाग को जानते हैं? इसी प्रकार मणिपुर की औरतों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, तो उस संघर्ष का मणिपुर में जिक्र होता है, तो उसके बाहर जिक्र नहीं होता। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं यदि पूरे नॉर्थ ईस्ट के इन सभी प्रांतों का अध्ययन किया जाए तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जितने समुदाय, जितनी कम्युनिटीज रहती हैं, चाहे वो आदि हों, चाहे वो जेलियांगरों के लोग हों, चाहे वो बोडो हो, चाहे वो अपातानी हों, चाहे वो निशी हों, चाहे वो कुकी हों,
चाहे वो गारो हो, चाहे वो खासी हो, चाहे वो जयंतिया हो, चाहे वो मिजो हो, सभी ने ही ब्रिटिश कल्चरल इन्वेजन के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और हर जगह उनको, जिसको कहना चाहिए हिंदी में, जिसको कहते हैं नाकों चने चबा दिए। लेकिन कुकी और ब्रिटिश की तो लड़ाई बड़ी भयंकर हुई 1918 के आसपास, और वो लड़ाई जो थी उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के इस प्रकार के, जिसको कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने लोग हैं, कुकी है चाहे जिनका मैंने और 50 नाम है, उन सभी ने बहुत ताकत से रजिस्ट किया। तो भाई आप मुझे बताइए, यदि कोई मुकाबला करेगा और मुकाबले में हार जाएगा, तो जो जीतने वाला है वो इतिहास में उसका इंदराज कैसे करेगा, उसको कैसे रद्द करेगा? वो उसकी प्रशंसा तो नहीं करेगा। जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया, मिशनरीज का मुकाबला किया और इवेंजलिस्ट का मुकाबला किया, और जो उनके कल्चर को अपमानित करते थे उनका मुकाबला किया, ये जितने ब्रिटिश मिशनरी थे या शासक थे, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में क्या कहते थे? ये बर्बर हैं, एक प्रकार से कहना चाहिए असभ्य लोग हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, बहुत हिस्ट्री में पीछे रह गए हैं, पिछड़ गए हैं, जंगलों में रहते हैं, मैनर्स नहीं आते, सेंस नहीं है, और इनका रहन सहन का जो तरीका है वो बहुत ही युगों युगों पुराना है, और संसार उन्नति करता हुआ बहुत आगे चला गया है, और ये बेचारे अभी तक पीछे पिछड़े हुए हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, ये जो और वह हेड हंटर हैं, इनह्यूमन हैं, ये तो आदमी को मार देते हैं, आदमी की बलि दे देते हैं और आदमी को काट देते हैं, हेड हंटर हैं। अब मुझे बताइए, जब आप इन कम्युनिटीज पर हमला करोगे, उनके देवी देवताओं को गालियां निकालोगे, उसके बारे में आप शब्दों का प्रयोग करोगे और उनको गुलाम बनाने की कोशिश करोगे, तो वो आपका स्वागत कैसे करेंगे? वो आपसे लड़ेंगे। आप भी लड़ रहे हो, आप भी लड़ रहे हो, वो भी लड़ रहे हैं। कभी आप उनकी गर्दन काटोगे, कभी वो आपकी गर्दन काटेंगे। यदि आप उनकी गर्दन काटते हैं तब तो आप हैं ब्रेव पर्सन, ब्रेव आप आर्मी ऑफ ब्रिटिश, ब्रेव आर्मी ऑफ मोस्ट सिविलाइज्ड कम्युनिटी इन दी वर्ल्ड। और यदि वो गर्दन काटते हैं तो दे आर हेड हंटर्स। आप बहादुर शाह जफर के बेटे की गर्दन काटकर थाली में रखकर बाप के पास लेकर जाते हो, ये तो मैनर्स हैं, दिस इज सिविलाइजेशन, दिस इज प्रोग्रेस। और एक नागा आप जब हमला करते हो, वो आपकी गर्दन काटकर भाले पर लटका देता है, एंड ही इज हेड हंटर। तो यही जादोनांग जिसका मैंने जिक्र किया, हेपाऊ जादोनांग, मणिपुर में जिसको फांसी दी गई, एंड ही इज भगत सिंह ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वी कैन से। हेपाऊ जादोनांग पर एलिगेशन क्या लगाया उन्होंने कि 4 मणिपुर के जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उनकी हत्या कर दी। प्रमाण में कहीं सिद्ध नहीं हुआ उनकी हत्या हुई। तो चारों की हत्या गांव के लोगों ने की। लेकिन क्यों की? क्योंकि मिशनरी लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, लोकल रूट से तोड़ रहे थे, और वो व्यापारी कन्वर्ट हो चुके थे और उसका प्रचार करने के लिए गांव में जाते थे, गांव में जाकर बिजनेस भी करते थे, और लोगों के जो स्थानीय देवी देवता थे, जो उनके विश्वास थे, जो उनकी आस्थाएं थी, उसको गालियां भी देते थे, ये बेकार है। तो लोग कैसे बर्दाश्त करते? तो उन्होंने उसको हत्या कर दी। और जो इवेंजलिस्ट थे, जो इस प्रकार के कामों में लगे हुए थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगा कि ब्रिटिश जो वहाँ लोग थे कि यदि ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया फिर तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, फिर हम ये सारा जो हमारी लंबी प्लानिंग है उसमें कैसे कामयाब होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो मानव बलि दे रहे हैं। हेपाऊ जादोनांग ने तो आदमियों को बलि दे दी। नागा हेडहंटर हैं, जेलियांगरोंग के लोग मानव बलि देते हैं, ऊ तिरोध सिंह संघर्ष करता है। प्रिय मित्रों, तो ब्रिटिश जो हिस्टोरियन थे, दे वर नॉट इवन हिस्टोरियन दैट सेंस, जो इंग्लैंड के मेडियोकर लोग थे। देखिए, जहां हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो नौकरी करने के लिए आते थे, वो इंग्लैंड के को बहुत ज्यादा उस प्रकार के लोग नहीं थे जो बड़े ब्रिलियंट थे।
जिनको वहां नौकरी नहीं मिलती थी, जो मध्यस्थ लोग थे, जो मेधा में दरमियाने दर्जे के थे, तो वो जहां आकर नौकरी करते थे और जहां आकर फिर लिखते थे, कोई हिस्टोरियन बनता था। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जितनी किताबें मिलती हैं, मोटे तौर पर 99% किताबें जो हैं, वे ही सभी की सभी इन्हीं ब्रिटिश सो कॉल्ड हिस्टोरियन, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आकर कब्जा किया, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने, जिसका थोड़ा बहुत मैंने जिक्र किया, ये बहुत लंबा चैप्टर है, सभी का मैं नाम नहीं ले सकता, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने उनका मुकाबला किया, और इसलिए इस हिस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, उनकी कम्युनिटीज को जितना जबरदस्त कंडेम इन हिस्टोरी ने किया है, उतना शायद और कहीं नहीं हुआ जी। लेकिन यूरोपियंस की जो कोई नई, दिस इज नॉट ए न्यू बिहेवियर ऑफ द यूरोपियन पीपल। यूरोपियन जहां भी गए, उनका एटीट्यूड वहां के लोगों के साथ यही था। हमने कोलंबस की कथा पढ़ी ना भाई, कोलंबस अमेरिका में गए तो वहां जो लोग रहते थे, वो भी कभी 20,000 साल पहले एशिया से ही गए थे, अलास्का से होते हुए। तो उन लोगों ने, बेचारों ने बड़ी सेवा की कि जो लोग भूखे प्यासे आए हैं, उनको पानी पीने के लिए मीठा पानी दिया, फल दिए खाने के लिए, रहने की व्यवस्था की, जितना उनकी सेवा कर सकते थे। तो आप जानते हैं कोलंबस और उसके साथियों ने क्या कि ये जो लोग हैं, इनके व्यवहार से ऐसा लगता है दे आर दी फिटेस्ट पर्सन टू बी स्लेव। ये तो गुलाम बनने के लिए सारे गुण इनमें हैं। तो जाने जो आपका आतिथ्य करता है, जो संकट में आपकी सहायता करता है, जो आपको पानी देता है, फल देता है, सब्जी देता है, रोटी देता है, ही इज फिट पर्सन टू बिकम ए स्लेव। यही नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर था उनका, ये जो जहां लोग रहते हैं जाहल है भाई। तो प्रिय मित्रों, मैं जो कह रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जानने के लिए हमारे जो सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज बदकिस्मती से वही ब्रिटिश हिस्टोरियन, सो कॉल्ड हिस्टोरियन द्वारा लिखे गए हैं, जिनके साथ इन लोगों की लड़ाई होती रहती थी। और इनका जो ग्लोरियस स्ट्रगल ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड इवेंजलिस्ट एंड मिशनरीज, वो कहीं दर्ज नहीं किया जाता। क्योंकि मित्रों, जब शिकार और शिकारी अलग हों, यदि हिस्ट्री लिखने वाला भी शिकारी ही हो, तो हिस्ट्री शिकारी की लिखी जाएगी, शिकार की नहीं लिखी जाएगी। दुर्भाग्य से नॉर्थ ईस्ट के बारे में जितनी हिस्ट्री मिलती है, जितनी समझ लीजिए 1800 के आसपास से लेकर अब तक लिखी किताबें मिलती हैं, वो सारी की सारी किताबें उन लोगों द्वारा लिखी हुई हैं जो शिकारी थे और इन लोगों का रहे थे। तो इसलिए हिस्ट्री शिकारियों की है, शिकार वालों की नहीं है। लेकिन हम जानना चाहते हैं शिकार होने वालों के बारे में। नॉर्थ ईस्ट के इंडिया के लोग जो सफर थे, उनकी हिस्ट्री क्या है। दुर्भाग्य से उनकी हिस्ट्री लिखने का प्रयास नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो जो सोर्स ये मिलते थे, उसी सोर्स को आधार बनाकर हिंदुस्तान के लोगों ने भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिस्ट्री लिखना शुरू कर दिया। यही कारण है आज आपको बहुत से लोग नॉर्थ इंडिया में मिल जाएंगे। नागा हेड हंटर्स, नागा नॉट हेड हंटर्स। तो एक ये यथार्थ और भ्रम की जो स्थिति है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस भ्रम से हमें निकलने की जरूरत है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को वहां के मूल स्रोतों के आधार पर जानने की जरूरत है। तीसरी बात, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जानने के लिए पुराने सोर्स क्या है, ऐसे कौन से सोर्स हैं जो जिनका अब प्रयोग नहीं होता और जिनके प्रयोग से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्ट जिसको किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जब पूर्वोत्तर भारत के जो मूल स्रोत हैं, वो संस्कृत में, पुराणों में, महाभारत में, अन्य ग्रंथों में उपलब्ध है। लेकिन दुर्भाग्य से आज का हिस्टोरियन संस्कृत नहीं जानता और संस्कृत बड़ा हिस्ट्री नहीं जानता, इसलिए वो सोर्सेस सारे जो हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, असम के जो राजा भागदत्त थे, वो अपने किरात सैनिकों को लेकर, बोडो लोग जो हैं उनको किरात भी कहा जाता है, किरात सैनिकों को लेकर महाभारत की लड़ाई में कुरुक्षेत्र करने के लिए आए थे। तो भाई, नॉर्थ कुरुक्षेत्र की लड़ाई 5000 साल पहले हुई, तो यदि असम से लोग लड़ने के लिए आते हैं, तो असम जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो आइसोलेटेड एरिया था, जो कैसे कहा जा सकता है? कुरुक्षेत्र कहाँ है, गुवाहाटी कहाँ है? ये जो 52 शक्तिपीठ हैं, उनमें से शक्तिपीठ एक, तो सबसे बड़ा शक्तिपीठ तो कामाख्या देवी का नॉर्थ ईस्ट में है।
और नॉर्थ कामाख्या देवी की पूजा या दुर्गा की पूजा या माँ की पूजा नॉर्थ ईस्ट की ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो नहीं करती? इसलिए ये जो नागालैंड के जो कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज जिनको नाग भी कहा जाता है, नागा कहा जाता है, जो कश्मीर में नीलमत पुराण जो नील मुनि ने लिखा था, उसका बहुत सारा इतिहास उसमें मिलता है। कश्मीर के लोगों को नाग कहा जाता था, और नीलमत पुराण में कहीं बहुत बार जिक्र आता है कि जब कश्मीर में पिशाच और मानव जाति के लोग आने लगे तो नाग जो लोग थे वो पलायन करके पहाड़ में दूसरी ओर चले गए। मैंने इसीलिए शुरू में नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की बात की है। नॉर्थ वेस्ट से वो यात्रा करते हुए नॉर्थ ईस्ट में चले गए। तो नाग को समझने के लिए आपको ये नाग हिस्ट्री जो है, तक्षक नाग की हिस्ट्री है, बासुकी नाग की हिस्ट्री है, कश्मीर की हिस्ट्री है, इससे जानना पड़ेगा। तो जो मैं इसलिए कहता हूँ भाई, जितनी नॉर्थ ईस्ट की पुरानी हिस्ट्री है, अरुणाचल प्रदेश में मालिनी थान है और रुक्मिणी का स्थान माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह खुदाई में शिवलिंग मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड है जिसमें वैशाख के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। तो परशुराम की हिस्ट्री पुराणों में मिलती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि भाई, नॉर्थ ईस्ट की जो पुरानी हिस्ट्री है, नॉर्थ ईस्ट की जो मूल हिस्ट्री है, उसको हमें पुराणों में से और महाभारत में खोजना पड़ेगा। हजारों ऐसे इंस्टांस भरे पड़े हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को जानने के लिए हम पुराणों में तो नहीं जाते। उसका कारण है शायद कि ये जो आज के हिस्टोरियन है, हिस्ट्री लिखने के दो तरीके हैं। एक यूरोपियन स्टाइल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग और एक इंडियन स्टाइल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। इंडियन स्टाइल में थॉट को ज्यादा महत्व दिया जाता है और ब्रिटिश स्टाइल में व्यक्तियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसलिए ब्रिटिश स्टाइल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग जो था, उन्होंने इंडिया के जितने हिस्ट्री के रिसोर्सेज हैं, पुराण हैं, उनको सिरे से खारिज कर दिया कि भाई दिस इज मैथोलॉजी, दिस इज नॉट हिस्ट्री। तो लेकिन यदि आपने नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री को ठीक ढंग से पकड़ पाना है, तो प्रिय मित्रों, हमें जो हमारे मूल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं, पुराणों पर महाभारत का ध्यान करना पड़ेगा। उसमें हजारों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो हिस्ट्री है, जैसे मैंने कहा, दैट इज इंटीग्रल पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर होल हिस्ट्री ऑफ जम्बू द्वीप। मैं जम्बू द्वीप इसलिए कहता हूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट के आगे का भी जो क्षेत्र है, जो म्यांमार है या दूसरा क्षेत्र है, ये जम्बू द्वीप का हिस्सा माना जाता था। और जम्बू द्वीप का मूल कहाँ है, इसका जिक्र तिब्बत की एक लोक कथा में आता है। जो कैलाश मानसरोवर है, तो उसमें आता है कि मानसरोवर के बीच में एक बहुत बड़ा वृक्ष है। तो लोक कथा है, इसलिए है कि नहीं है, दिस इज नॉट द बेसिक इशू। लोक कथा में आता है कि उसके पके हुए फल जब पानी में गिरते हैं तो उससे जम की आवाज आती है, जम से जम्बू द्वीप। तो ये कैलाश मानसरोवर जो है जम्बू द्वीप के केंद्र में है, और जो बाकी फल नीचे चले जाते हैं उसके रस से जो मीठा पानी है वो नदियों के माध्यम से नीचे तक जाता है, मैदानों तक जाता है। तो ये जम्बू द्वीप का ये नॉर्थ ईस्ट जो है, ये जम्बू द्वीप तो उससे बहुत आगे तक फैला हुआ है। इसलिए भाई, पूरी जम्बू द्वीप की हिस्ट्री को जानने के लिए संस्कृत के जो सोर्सेज हैं, पुराण हैं और जो महाभारत है, इसको पढ़ना पड़ेगा। और उसमें नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री का चैप्टर के चैप्टर खोलते जाएंगे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, ये दूसरा मैं समझता हूँ भ्रम है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। और दुर्भाग्य से हमारे जहाँ, क्योंकि मैंने शुरू में कहा, वो जो ब्रिज है, संस्कृत का जो ब्रिज टूट गया है, अब संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट दूसरी ओर पड़े हैं और आज का हिस्टोरियन इस ओर खड़ा है। क्योंकि उसको संस्कृत नहीं आती, वो मैन्युस्क्रिप्ट तक पहुंच नहीं सकता। पहुंच जाए तो उसके लिए वो कागज के पत्र हैं, क्योंकि उसको भाषा नहीं आती। और हजारों ग्रंथों का ट्रांसलेशन अभी नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ ट्रांसलेशन से वो बात नहीं बनती, क्योंकि ट्रांसलेट करने वाले का अपना थॉट भी कहीं ना कहीं बीच में घुस जाता है। यही कारण था शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि संस्कृत जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। ये ठीक है कि मैंने ट्रांसलेशन पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मूल भाषा को सीख लूँ।
तो इसलिए भाई नॉर्थ ईस्ट को जानने के लिए इस ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये ब्रिज एक बार रिकंस्ट्रक्ट हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सी सामग्री नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें मिल जाएगी। तो ब्रिटिश ने जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लेकर जो भ्रम फैलाया हुआ है, उसका निराकरण हो सकता है। प्रिय मित्रों, एक और बात जो मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट में जो भाषाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेजेस हैं, उनके बहुत से अलग अलग फैमिलीज हैं। हम भाषा विज्ञान में जो फैमिली का मोटे तौर पर अर्थ लेते हैं, जिन भाषाओं का मूल एक हो हम उसको एक फैमिली की मान लेते हैं। जैसे आर्य भाषाएं हैं, उनका मूल एक है, और यूरोप की भाषाओं का भी मूल एक ही है, इसलिए हम इनको इंडो यूरोपियन भाषा कहते हैं, भारोपीय भाषा कहते हैं। तो बहुत सी भाषाएं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो भाषाएं हैं वो भारोपीय परिवार की हैं, असमिया है, भारोपीय परिवार से है। और कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो भारोपीय परिवार की ना होकर ये जो बर्मा से, म्यांमार से जुड़ा हुआ इलाका है, ये तिब्बत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और तिब्बत और ये इधर की भाषाएं मिलती जुलती हैं। उसका कारण है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक पूरा सांस्कृतिक इकाई जम्बू द्वीप था, वहां से लोगों का एक प्रकार से आप्रवास होता रहता था, आपस में इधर उधर आना जाना होता रहता था। तो उसके कारण बहुत से परिवारों की भाषाएं आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी, लेकिन उन भाषाओं में हजारों शब्द कॉमन शब्द हैं जो एक प्रकार से कहना चाहिए कि भाषाओं को आपस में जोड़ते हैं। तीसरी बात नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के जो विश्वास और नॉर्थ ईस्ट की जो परंपराएं हैं वो समग्र भारत की परंपराएं हैं। नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि जो समग्र भारत की परंपरा का हिस्सा ना हो, जहां उनकी परंपरा का हिस्सा समग्र भारत ना हो। मैं एक दो उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। पूरे हिंदुस्तान में सूर्य और चंद्रमा की पूजा की बड़ी परंपरा है, और हमारे जहाँ तो जाने हिंदुस्तान का कोई हिस्सा शायद ऐसा हो जहाँ सूर्य और चंद्रमा की पूजा नहीं की जाती। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सूर्य चंद्रमा की पूजा पर ही टिका हुआ है। उसको डोनी पोलो परंपरा कहते हैं। डोनी और पोलो वहाँ की अरुणाचल की भाषा में वहाँ के जो कम्युनिटी इसको करती है वो सूर्य और चंद्रमा को कहते हैं। तो डोनी पोलो परंपरा पूरी की पूरी एक प्रकार से कहना चाहिए, ये सारी परंपरा नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत जगह मिलेगी। सूर्य चंद्रमा की पूजा करने का जो कॉन्सेप्ट है बहुत जगह मिलेगा। इसी प्रकार वृक्षों की पूजा करने का ये आपको बहुत जगह मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत जगह मिलेगा वृक्षों की पूजा करने का, पानी की पूजा करने का बहुत जगह आपको मिलेगा। इस जाने पूरे हिंदुस्तान में जो परंपराएं हैं वो एक जैसी परंपराएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब ब्रिटिश, जैसे मैंने शुरू में कहा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कल्चरल इन्वेजन नॉर्थ ईस्ट पर किया तो उन्होंने यहाँ की परंपराओं को विशेष भारत की परंपराओं से अलग बताना तो शुरू किया ही, उसके लिए नए नए शब्दों का इजाद करना शुरू किया, और नॉर्थ ईस्ट की जो परंपरा है उसको एनिमिस्ट कहना शुरू किया। तो हमने कहा साहब, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने पूछा कि ये एनिमिस्ट क्या होता है? कहते जो नेचर की पूजा करते हैं। तो असम के लोग तो नेचर की पूजा करते हैं, अरुणाचल के करते, सभी लोग करते हैं। तो नेचर की पूजा तो हिंदुस्तान में सब जगह होती है। बिहार के लोग तो छठ पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, और देश भर में पीपल की पूजा करते हैं। और कोई ऐसा हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा है जहाँ प्रकृति की पूजा नहीं करते? कहते जो नेचर की पूजा करते हैं, सब हिंदुस्तान नेचर की पूजा करता है। तो ये जो नया नैरेटिव नॉर्थ ईस्ट को लेकर कुछ जिसको कहना चाहिए जो कल्चरल इन्वेजन करने वाले लोग थे उन्होंने किया, उसका नॉर्थ ईस्ट में बहुत विरोध हुआ। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट वालों ने उसको स्वीकार कर लिया, नॉर्थ ईस्ट में उसका बहुत विरोध हुआ। और उस एक प्रकार से आप कहना चाहिए मेघालय में सेंग खासी मूवमेंट चला, अभी भी चल रहा है। उन्होंने कहा हमारी जो परंपराएं हैं ये नेचर के ज्यादा नजदीक है, एंड दीज आर मोर साइंटिफिक रादर। आप जो हमें सिखा रहे हो तो दिस इज नॉट साइंटिफिक। आप हमारी परंपराओं की निंदा क्यों करते हो? हु आर यू? आप हमारी आस्थाओं पर हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप दादों को गाली निकालने वाले कौन होते हो? आप हमें पिछड़े हुए कहने वाले कौन होते हो? भाई जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पिछड़ा हुआ कह रहा है वो ह्यूमन बिहेवियर में खुद पिछड़ा हुआ है, सत्य नहीं बोलता।
झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, दुनिया भर की हेराफेरी करता है। लेकिन आप हैरान होंगे, नॉर्थ ईस्ट के जो कम्युनिटीज़ हैं में अधिकांश लोग वचनबद्धता करते हैं, सत्य बोलते हैं, जो मन में होता है वो मुंह में कह देते हैं, और झूठ नहीं बोलते, ईमानदार हैं, ईमानदारी से रहते हैं, मेहनत करते हैं, किसी के बारे में एक प्रकार से दुर्भावना नहीं रखते। तो ये ह्यूमन, जिसको ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, ये वैल्यूज हैं। या झूठ बोलना, छल करना, ऊत रोज सिंह को धोखे से मार देना, और ये सब काम, इसको आप प्रोग्रेस कहोगे? तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में कल्चरल इन्वेजन के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन चले। सेंग खासी का आंदोलन चला, खासियों ने विद्रोह किया। और ये मणिपुर में, असम में और नागालैंड में तो जेलियांग राव के नाम से बहुत बड़ा मूवमेंट चला। उन्होंने तो जगह जगह मंदिर बनाने शुरू कर दिए, और भुवन पर्वत श्रृंखलाओं में, वो भुवन केव में जाकर, जो जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, हेपाऊ जादू नाम, उसने कहा कि मुझे विष्णु ने बुलाकर आदेश दिया कि इनका मुकाबला करना है, तो इसलिए मैं इस कल्चरल इन्वेजन के खिलाफ मुकाबला कर रहा हूं। और इसी प्रकार मिजोरम देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ईश्वर की एकता को सभी कम्युनिटी स्वीकार करती है। ईश्वर एक है, इसको सब मानते हैं, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। कोई इसको कुछ कहता है, कोई उसको कुछ कहता है, कोई उसको कुछ कहता है। मिजोरम के लोग उसको लालपा कहते हैं, और अरुणाचल के चांगलांग और तिराप के लोग उसको रंगभरा कहते हैं। तो हर खासी उसको कुछ और कहते हैं। हर कम्युनिटी ने, भाई हर भाषा में ईश्वर का नाम अलग अलग ही होता है। और ब्रिटिश जो कल्चरल इन्वेजन करने वाले थे, उन्होंने कहा देखिए, ये लोग ईश्वर के जो कंसेप्ट है उसको नहीं जानते। कोई लालपा बता रहा है, कोई रंगभरा बता रहा है। उन्होंने कहा भाई साहब, ये नाम एक ही ईश्वर के 50 नाम हैं। यहाँ तो लिखा भी हुआ है, ऐसा है, एक असद विप्रा बहुधा उदंते, ईश्वर एक है, लेकिन विद्वान लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा था, जो कल्चरल रिवीजन नॉर्थ ईस्ट पर हुआ, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने उसका बड़े शिद्दत से, बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। मिजोरम के लोगों ने लालपा को नहीं छोड़ा। अभी भी, तब तो इवेंजलिस्ट थे, उन्होंने कहा साहब, ये जो यीशु की मूर्ति है, उन्होंने, क्योंकि लालपा की मूर्ति तो कोई नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, उस प्रकार की मूर्ति की परंपरा नहीं है। लालपा का कंसेप्ट मस्तिष्क में है। उन्होंने लगा यीशु की मूर्ति रखनी, साहब यही लालपा है। तो इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? जो फ्रॉड कर रहा है वो सिविलाइज्ड है, और जो सत्य बोल रहा है वो बैकवर्ड है। चांगलांग तिराप में ईश्वर को रंगभरा कहते हैं। आप हैरान होंगे, उन लोगों ने, जो उनके मस्तिष्क में रंगभरा की कल्पना होगी किस प्रकार का है, उन्होंने उस कल्पना के अनुरूप रंगभरा की मूर्ति बनवाई और मंदिर बनाने शुरू कर दिए। और एवेंजलिस्ट ने बड़ा आह्लाद किया, देखिए ये तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनका हम रंगभरा की पूजा कर रहे हैं। तो रंगभरा की हम पूजा कर रहे हैं, आप लालपा को यीशु मसीह बता रहे हो। हम तो अपनी कल्पना का जो रंगभरा है उसकी मूर्ति बनाकर तो उसकी पूजा कर रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है भाई, कि नॉर्थ ईस्ट में आज भी लोग वहाँ के कल्चरल इन्वेजन का मुकाबला कर रहे हैं। खास करके जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, जो अब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ गया है, वो धीरे धीरे अपने रूट से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। उनको लग रहा है कि हमें हमारे रूट से काम दिया गया है, वो अपने रूट से मिलने का दोबारा प्रयास कर रहा है, और अब जिसको कहना चाहिए अपने पूर्वजों के रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है। अब वो अपने पूर्वज को गाली नहीं देता, अब वो अपने पूर्वज की परंपराओं की निंदा नहीं करता, अब वो अपने पूर्वजों को एक प्रकार से कहना चाहिए, उनका श्रद्धा से स्मरण करता है। प्रिय मित्रों, ये जो सारा मैंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो विस्तार से इसलिए बात कही कि पूरे नॉर्थ इंडिया में खास करके नॉर्थ ईस्ट को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है, और मैं समझता हूँ उस भ्रम को दूर करने की जरूरत है। और वो तभी दूर हो सकता है यदि हम नॉर्थ ईस्ट के हिस्ट्री जो है उसको अपने जो संस्कृत के सोर्सेज है उससे रिकंस्ट्रक्ट करें, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने जो ब्रिटिश इन्वेजन और ब्रिटिश कल्चरल इन्वेजन के खिलाफ जो गोल्डन संघर्ष किया, ग्लोरी संघर्ष किया,
उसको ध्यान में रखकर उनको उसका उचित सम्मान देना चाहिए और उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी भाई, उनको क्रेडिट तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो देश के कल्चरल सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, तो ड्यू क्रेडिट शुड बी गिवन टू दोज पीपल। लेकिन आप हिस्ट्री में उसको गायब कर दिए, तो इसलिए उसको क्रेडिट देना चाहिए। तीसरी बात जो अब धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के कम्युनिटीज में आ रही है, ब्रिटिश इन्वेडर्स ने जिस प्रकार हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में डिफरेंट कम्युनिटीज को लड़ाने का काम किया, उसमें उनको सफलता मिली, बहुत सीमा तक सफलता मिली और कुछ हुआ भी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उनको इससे बड़ी सफलता मिली। नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज है, तो अंग्रेजों ने हर कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर दिया। भाई, कुकी लड़ तो ब्रिटिश से रहे, कुकियों की जो लड़ाई हुई पहले, वो तो ब्रिटिश से हुई और वो बड़ी ग्लोरियस लड़ाई थी और अंग्रेजों ने धोखे से कुकियों को मारा, उनको हराया। लेकिन नैरेटिव क्या बना कि कुकी और नागा लड़ रहे हैं, कुकी और जेनी लड़ रहे हैं, कुकी और अंगमई लड़ रहे हैं, कुकी और ल्यांगमई लड़ रहे हैं। वो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टेमेटिकली हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके उनमें छोटी मोटी जो भेदभाव थे उनको इतना बड़ा बनाकर एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये जो षड्यंत्र था, उसके कारण नॉर्थ ईस्ट में बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब हिस्ट्री में जो नई पीढ़ी है, खास करके जो युवा विद्यार्थी हैं, वो अपनी हिस्ट्री को ट्रेस भी कर रहे हैं और ब्रिटिश हिस्ट्री के जो इस प्रकार के षड्यंत्रकारी पन्ने हैं उनको पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइन। और मैं समझता हूँ नॉर्थ ईस्ट एक नई करवट ले रहा है। नॉर्थ ईस्ट में जन जागरण हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में आप जाइए, सिक्किम में जाइए और सिक्किम में लेपचा, भूटिया और नेपाली में जो विवाद खड़ा करवाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और भगवान बुद्ध के वचन जो पहले भूटिया और लेपचा में थे, अब वो दूसरी बाकी जगह भी प्रसारित हो रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश के शेरदुखपेन और जितने मोनपा समुदाय के लोग हैं, वो पद्म सिंह रिम्पोचे, पद्म संभव रिम्पोचे, पद्म संभव जिसको गुरु रिम्पोचे कहते हैं, उसकी पूजा के लिए हिमाचल के रिवालसर में आ रहे हैं। तो ये जो एक प्रकार से शुरू हुआ है, तो ये जो संवाद शुरू हुआ है और हिस्ट्री का पुनर्लेखन शुरू हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट का युवा जो एक बार अपने इतिहास में पुनः झांकने की कोशिश कर रहा है और उसको जितने अपशब्दों से कल्चरल इन्वेडर्स ने उसको महिमा मंडित किया था, उसको एक प्रकार से वो सुपरलेटिव दिए थे नेगेटिव सेंस में, उनको धीरे धीरे उतारने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर बाकी जो हिस्से हैं उसमें जो भ्रम है वो संवाद से टूटने चाहिए। संवाद नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में संवाद होना चाहिए। जितना संवाद ये बढ़ेगा उतने भ्रम दूर होंगे और नॉर्थ ईस्ट का ग्लोरियस इतिहास हमारे सामने चमक कर आएगा। आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर, पूर्वोत्तर को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।